मैजिकल बाइक। लुंगली नाम के गांव में सरदार नाम का युवक रहता था। उसके पिता का नाम पटेल। एक दिन पिता से सरदार, पापा पिछले 3 साल से आप मुझे बाइक खरीद के दूंगा कह रहे हैं, पर कम से कम साइकिल भी खरीद के नहीं दिए। पैदल कॉलेज जाना कितनी तकलीफ हो रही है मालूम है आपको? मेरी हालत में किसको बोलूं बेटा, जो भी कमाता हूँ वो कर्जा चुकाने में ही जा रहा है। जब भी कुछ बोलता हूँ तो कर्जा कर्जा बोलते ही रहते हो। वैसे उतना कर्जा उठाया क्यों? क्या किया तुम पैसों का? टीवी रिपोर्टर के जैसे एक साथ इतने सारे सवाल करेगा तो कैसे होगा बेटा? वो कर्जा सब तुम्हारे परदादा सीताराम पटेल ने किया था। वो अपने वारिस को जायदाद के बदले कर्जे दिए। ये लो, बातों बातों में कर्जे वाले आ गए। तब कुछ कर्जे वाले आए तो उन्हें कुछ पैसा दिया पटेल। सच में आप कितने महान हैं। आपके पिता के पास से मेरे पिता कर्जा वसूल करते थे, अब मैं आपके पास कर्जा वसूल कर रहा हूँ। कल मेरा बेटा आपके बेटे के पास वसूल करेगा। हमारा ये कर्ज का रिश्ता पुरखों दर पुरख चलता रहेगा, ये मैं आस करता हूँ जी, कहकर चला गया। उन बातों को सुन के सरदार अपना सर पकड़ लिया। एक दिन वो अपना दोस्त ब्रह्मा जी से अपनी हालात के बारे में जिक्र किया। मेरे परदादा को इंसान कहूँ या पाखंडी समझ नहीं आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के पास हमारा देश ने जो कर्जा उठाया वो कर्जा भी माफ हो जाएगा, पर हमारा कर्जा मगर जिंदगी में माफ नहीं होगा। सब मेरी फूटी किस्मत है दोस्त, तू चिंता मत कर दोस्त। आखिर तुम्हारा परदादा क्यों इतना कर्ज उठाया, पहले हम उसकी जानकारी लेते हैं, चल। पर वो कैसे मुमकिन है दोस्त? वो मर के कई साल हो गए हैं। कहते हैं ना, ख्वाहिश अगर सच्चा हो तो सब मुमकिन है। साइंटिस्ट सतीश चंद्र के पास चलते हैं, चल। वैसे दोनों मिलके साइंटिस्ट सतीश चंद्र के पास आए। सरदार उसकी परिस्थिति के बारे में साइंटिस्ट के साथ जिक्र किया। डोंट वरी माय डियर यंग मैन, ये ले, इस मैजिकल बाइक की मदद से तू अपने परदादा के जमाने में जाके सब कुछ देख सकता है। इसे टाइम ट्रैवल कहते हैं। जाओ, ऑल द बेस्ट बोथ ऑफ यू। वैसे दोनों बाइक में चढ़ते ही वो बाइक हवा में उड़ने लगी। वो कुछ दूर वैसे जाने के बाद एक उजाले भरे जाल के अंदर जाके गायब हो गई। बाद में वो एक बड़े घर के पास आके रुकी। वहां पे सीताराम पटेल था। उनके सामने एक लड़का और एक लड़की नाचते हुए उन्हें दिखाई दिया। उनका नृत्य होने के बाद सीताराम पटेल, शाबाश, आप लोगों का नृत्य अद्भुत है। आप जैसे कलाकारों को प्रोत्साहित करना ही मेरी जिम्मेदारी है। आप दोनों को 100 एकड़ जमीन लिख के दे रहा हूँ, ले लो। तो वो सुन के वो दोनों खुशी खुशी नमस्कार किए। देखा ना भाई, 4 स्टेप्स वो दोनों डाले की नहीं, मेरा नालायक दादा ने 200 एकड़ जमीन ऐसे ही गवा दिया। वही अगर फुल डांस किए तो और कितना दे देता, किसे पता। तो उसके बाद सीताराम पटेल के पास एक और आदमी आया। साहब, बिना पैसों के बहुत तकलीफ उठा रहा हूँ, मुझे 100 रुपए है तो देना साहब। 100 रुपए में तुम्हारी तकलीफें दूर नहीं होंगी, 1 लाख रुपए दूंगा, लेकर जा। असिस्टेंट, इन्हें 1 लाख रुपए देकर भेज। साहब, हमारे पास उतना कैश नहीं है। तो सीताराम गुस्से में, और एक बार मुझे पैसे नहीं है का शब्द सुनाई दिया तो खबरदार, मेरे सारे संपत्ति को गिरवी रख के कर्जा उठा। उसकी जिम्मेदारी के लिए मैं ही नहीं, मेरे वारिस भी रहेंगे। वो बातें सुन के सरदार, अरे नालायक, दस्तखत करना ही गुनाह है और साथ साथ अपने वारिस को भी बलि चढ़ा रहा है, कमीना, इसे बराबर मजा चखाना होगा। तुरंत सरदार वहां पे जाके, रुकिए असिस्टेंट साहब, कृपया कर्जा मत उठाइए, अभी तक आपने किए दान धर्म काफी है, अब आप बस कीजिए। मैं कौन हूँ यही आपके मन में सवाल उठ रहा है ना सीताराम पटेल जी? मैं आपका परपोता हूँ, आपके कृपा से हम लोग लगभग भिखारियों के जैसे जी रहे हैं, कह के बीती सारी बातें परदादा को बताया। दादाजी, दान करना गलत नहीं है, अपात्र दान गलत बात है, लेकिन अपने हैसियत से बढ़कर दान देना गलत बात है। पहले अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के बाद हमें दान करना चाहिए।
आपने किए कर्जा हम अपने पुरखों तक भरपाई कर रहे हैं। ये आपको कहां तक न्याय लग रहा है, आप ही बताइए। वो बातें सुनकर सीताराम, मुझे माफ कर दो परपोते, मैं तुम लोगों के बारे में बिना सोचे ये सारी गलतियां कर बैठा। इसके बाद मैं कभी कर्जा नहीं उठाऊंगा। दान धर्म भी मेरे हैसियत के हिसाब से करूंगा। थैंक यू ग्रेट ग्रैंडपा। ओके, सी यू लेटर, बाय बाय। वैसे वो दोनों वापस हवा में उड़ने लगे। वैसे वो कुछ दूर जाने के बाद चमकते हुए जाल में जाकर गायब हो गए। बाद में वो सरदार के घर के पास उतरे। घटी सारी बातें जब सरदार अपने माता पिता से कहा तो वो बहुत खुश हुए। वैसे उनके घर पे तब से कर्जे वाले आना भी बंद हो गए। जनरेटर, उसका नाम रघुनाथ, उसके पास एक ट्रैक्टर जनरेटर हुआ करता था। उस गांव में किसी का भी शादी हो, रघुनाथ के ट्रैक्टर को इस्तेमाल करते थे। एक बार एक शादी में वो लाइटिंग कनेक्शन सभी ठीक है ना कहकर दूर खड़ा एक इलेक्ट्रिशियन से बात कर रहा था। हाँ भैया, सब ठीक है, बस आप कनेक्शन दे दीजिए। तो रघुनाथ उन वायर्स को जनरेटर में अटैच करके जनरेटर को ऑन किया तो पूरा मंडप लाइट्स के साथ जगमगाने लगा। सबको रघुनाथ एक अच्छा आदमी लग रहा था, पर वो एक बहुत बड़ा चोर था। एक बार रघुनाथ शादी के मंडप में लाइट्स फिट करते वक्त दुल्हन का कमरा ढूंढना है, सोना पूरा उसी कमरे में तो छुपाए होंगे सोचकर कमरा ढूंढने लगा। दुल्हन का कमरा दिखते ही खिड़की के पास लाइटिंग करते हुए सोना कहाँ पे छुपाए गौर करने लगा। छुपाया हुआ जगह पता लगाने के बाद वो दुल्हन के पिता के पास जाकर साहब मंडप का पूरा लाइटिंग सेट कर दिया। शादी के दिन मंडप की लाइटिंग लाजवाब लगेगी, मेरे जनरेटर को यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ कहकर ट्रैक्टर से जनरेटर का लिंक को निकालकर ट्रैक्टर के ऊपर चला गया। उस रात सब लोग सोते समय रघुनाथ चुपचाप दुल्हन के कमरे में आकर वहां के सारे जेवरात को एक बैग में डाला और उस बैग को जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ जब मंडप के पास आया तो वहां पे सभी उदास होते दिखे। तो रघुनाथ, क्या हुआ क्या हुआ, क्यों सब लोग ऐसे हो? खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। कोई आके मेरी बेटी की और उसकी सहेली के सारे जेवरात चोरी कर लिए कह के उदास हो रहा था। क्या है साहब, इतना शांत बैठे, पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं दिए? नहीं, ये विषय चारों ओर फैलेगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, मेरे परिवार की इज्जत जाएगी। आप दिल छोटा मत कीजिए, सबके लिए वो ऊपर वाला है। मैं जनरेटर को डीजल मार के आता हूँ कहकर ट्रैक्टर को जनरेटर से लिंक किया और वो चला गया। वैसे रघुनाथ शादी ब्याह में जनरेटर सप्लाई करने के नाम पे चोरियां करता था। अगले दिन रघुनाथ के घर पे पुलिस एसआई आया। रघुनाथ बोले, तो तू ही है ना? तो रघुनाथ मन में, बाप रे, मैंने चोरी किया है कह के इंक्वायरी के लिए यहाँ तो नहीं आया है। सोच के, हाँ सर, मैं ही रघुनाथ हूँ। घबराते हुए कहा, तुम्हारे पास थोड़ा काम है, चलो पुलिस स्टेशन। वैसे एसआई रघुनाथ को पुलिस स्टेशन लेके आया। वहां पे कमिश्नर, क्यों भाई, तेरे बारे में सर्वे मैंने ठीक से किया है, इस पूरे गांव में तू ही एक जनरेटर सप्लाई करता है ना? हाँ क्या, इसलिए मुझे बुलाया है? हाँ सर, हमारे गांव में मैं ही नंबर 1 हूँ। अचानक कमिश्नर के पास एक कुत्ता कहते हुए आया। टाइगर, टाइगर, काम डाउन कहकर टाइगर के ऊपर चिल्लाने लगा। कुत्ता रघुनाथ के चारों ओर फेरे लगा के कमिश्नर के पास आकर बैठ गया। ये मेरा पालतू कुत्ता है। हाँ, ये सब ठीक है, कल मेरे बेटे का बर्थडे फंक्शन है, लाइटिंग कनेक्शन सही है, जनरेटर भी चाहिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े उद्योगपति सभी आ रहे, ठीक से कर सकते हो ना? करूंगा साहब, इतने बड़े बड़े लोग आ रहे, मतलब मुझे भी तो अच्छा लगेगा ना साहब कहकर चला गया। अगले दिन बर्थडे फंक्शन में रघुनाथ लाइटिंग कर रहा था। वो जाके जब खिड़की झांक कर देखा तो एक सेठ एक उद्योगपति से, अरे सेठ जी, इसमें 25 लाख रुपए हैं, ले लो। ये बात रघुनाथ सर से मत कहना, वैसे वो तो बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं कहकर एक सूटकेस दिया। ये लो,
तुम्हारे रकम के मुताबिक ये हीरे कहकर सेठ को सूटकेस दिया। वैसे वो दोनों सूटकेस की अदला बदली की। रघुनाथ वो सब देखकर अरे वाह, एक तीर में दो निशान कहकर हमेशा की तरह रघुनाथ उस रात वहाँ पे आके वो दो सूटकेस चुरा के अपने जनरेटर में छुपा दिया। अगले दिन रघुनाथ वहाँ पे आते ही कम ऑन सर, किसी को छोड़ो मत, वो चोर मुझे मिलेगा, मेरे हाथ से ही मरेगा कहकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वहाँ पे रहे एसआई कांस्टेबल सभी हस्त व्यस्त होके ढूंढने लगे। कमिश्नर का कुत्ता पाउ पाउ कहकर जनरेटर के पास आकर भौंकने लगा। वो कुत्ता वैसे भौंकते हुए देखकर कमिश्नर एसआई साहब सर्च इन द जनरेटर कहकर ऑर्डर दिया। रघुनाथ वहाँ पे आकर सर सर वो मेरा जनरेटर है सर, यही मेरा जीवन आधार है, उसके साथ क्यों छेड़खानी कर रहे हैं साहब, मत कीजिए ना कहकर कमिश्नर के हाथ पैर जोड़ने लगा। अरे रुकना रे भाई, मैं तेरे जनरेटर को कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ सर्चिंग कर रहा हूँ कहकर एसआई साहब अंदर पूरा सर्च कीजिए। तो एसआई वैसे जनरेटर के अंदर सर्च करते समय उसमें सोना जेवरात हीरे पैसे सब मिले। तब कमिश्नर को सारी बात मालूम पड़ी। अरेस्ट हिम कहकर रघुनाथ को जेल में डाले।